चलो, बिजनेस लॉ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है प्रपोजल, है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, यूनिट 1 में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल की। तो ध्यान रखोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑफर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2A में, है ना। 2A क्या कहता है? ये कहता है when one person signifies to another, ठीक है ना, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, है ना, देखेंगे when one person signifies to another his willingness, अपनी इच्छा, to do और absent from doing, इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि सामने वाला व्यक्ति उस कार्य को करेगा या नहीं करेगा। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, वो ऐसा इसलिए करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान करके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाना चाहता है। तो ये माना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने उसके सामने प्रपोजल को रखा। ठीक है, तो देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2A जो आपके ऑफर को डिफाइन करता है, ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, ठीक है, anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absenteeism, he is said to make a proposal। ध्यान रखोगे, अगर दो पार्टी है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, दो पार्टी मिलकर ये इसके सामने कहता है कि मैं अपनी कार बेचूंगा, ये कहता है ठीक है, मैं आपकी कार को खरीदूंगा। ठीक है, प्राइस क्या है? 2 लाख रुपए की। ठीक है, मान लो ये कौन है? ये आपका ए है, ये कौन है आपका? ये बी है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो जब ए बी के सामने अपनी कार को बेचने के लिए प्रपोजल रखता है और बी उसके लिए तैयार हो जाता है, तो ये माना जाएगा ए ने बी के सामने प्रपोजल या ऑफर को रखा। अब ध्यान रखोगे, जब भी बात करोगे यहां पर एक्ट की, ठीक है, तो यहां पर एक्ट का मतलब कार्य से है, वर्क से है। यहां जरूरी नहीं है कि काम करना ही, हो सकता है काम ना करने के लिए भी ऑफर हो, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इस पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर आप इस पार्टी में नहीं जाओगे तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो ध्यान रखोगे, ऑफर किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है, ऑफर किसी कार्य को नहीं करने के लिए हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इस डिफिनीशन को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर। ये कहा जाता है, यहां पर देखो ए कौन है, यहां पर ओ प्रोमिसर है, या देखोगे ये क्या है? ऑफरर है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने ऑफर को रखा है। ठीक है, तो जो पर्सन ऑफर रखता है उसको प्रोमिसर या ऑफर के नाम से जानते हो। जिस व्यक्ति के सामने आप ऑफर को रखते हो उसको ऑफरी के नाम से जानते हो। जो व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है उसको आप क्या नाम देते हो? प्रोमिसी, या ध्यान रखोगे उसको आप एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से देखेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या बात करता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है फॉर अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए इसको एक्सप्रेस करना, क्या एक्सप्रेस करना? अपनी इच्छा को, किसके लिए? उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को नहीं करने के लिए बहुत जरूरी। जिसके सामने आपने उस कार्य को करने के लिए ऑफर रखा है या नहीं करने के लिए ऑफर रखा है, उस व्यक्ति की कंसेंट प्रोवाइड होना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तभी माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हो रहा है या ऑफर किसी सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। तो ऑफरर को ये बात क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो उस कार्य को करना चाहता है या उस कार्य को करना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल 31, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। ए अपने सामान को बी को बेचना चाहता है सर्टेन प्राइस पर। ध्यान रखेंगे यहां पर ए कौन है? ऑफरर है। ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कंपटीशन इफ बी पे हिम सर्टेन सम ऑफ मनी, है ना। ए बी से कहता है मैं अगर तुमको कुछ सर्टेन अमाउंट दूंगा तो आप पर्टिकुलर पार्टी में डांस नहीं करेंगे। ठीक है, तो द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस, है ना, अपनी इच्छा को प्रकट करना है with a view to obtain the assents of the other party to whom the offer is made। किससे, किसके सामने जाहिर करेंगे अपनी इच्छा को? जिससे आपको एक्सेप्टेंस लेना है। एग्जाम्पल नंबर 33 देखोगे, वेयर ए टेल बी दैट ही डिजायर टू मैरी बी द एंड ऑफ द 2019। यहां पर ए क्या कह रहा है बी से
कि मैं तुमसे 2019 के अंत में शादी कर लूंगा, इफ डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। यहां पर देखोगे ऑफर नहीं है, देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट, है ना। तो देखोगे यहां पर जो बी है उसने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। Thus, if in the above example a further adds, will you marry me, it will constitute an offer, है ना। ध्यान रखोगे, will you marry me का मतलब क्या है, क्या आप हमसे शादी करना चाहती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑफर है। बट ध्यान रखो वो कह रहा है कि मैं 2019 के अंत में आपसे शादी कर लूंगा, यहाँ पर ऑफर नहीं, वो क्या है, वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 4 में आ जाएंगे आप लोग, एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखेंगे कैसे। दस डूइंग, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो, है ना, तो ध्यान रखोगे वो क्या है, आपने उस काम को करने के लिए बात कह दी है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव ऑफर। बट आप ध्यान रखोगे अगर आप उस बात को करने के लिए नहीं कह रहे हो, है ना, या उस काम को नहीं कर रहे हो, लिखा है ना नॉट डूइंग और abstinence इज नेगेटिव एक्ट, ठीक है ना। Nonetheless, both these act have the same effect in the eyes of law। दोनों के सेम इक्वल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कार्य को करो। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में आप पूछ सकते हैं पॉजिटिव एक्ट, है ना, या पॉजिटिव ऑफर क्या होता है, या निगेटिव ऑफर क्या होता है। ध्यान रखोगे आप, जब आप ऑफर दो और रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ जाए, करने के लिए आ जाए, तो वो पॉजिटिव ऑफर रहेगा, नहीं आएगा तो निगेटिव ऑफर रहेगा। ठीक है, 34 एग्जाम्पल में आप देखोगे, A offer to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing। तो in this case A is making an offer to B। तो देखोगे यहाँ पर A क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है किसको, B को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। फिर 35 देखोगे, when A asks B after his car meet will an accident with B scooter not to do a quote and he will pay the repair charge to B for the damage to B scooter, it is an act of not doing or absenteeism। देखोगे यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है when A ask B, जब A ने B से बोला, है ना, उसकी कार ने उसके स्कूटर को ठोक दिया था कि भैया अगर तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे मैं तुम्हारा पूरा एक्सपेंस बियर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखोगे वो उसको पैसा या पेमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पुलिस के पास नहीं जा रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखोगे ये 3-4 बातें हैं आपकी, है ना। पहला क्या हो गया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी और ऑफरर की ऑफरी की बात कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, वैलिड ऑफर में क्या था, एक्सप्रेस करना है आपको, फिर उसकी इच्छा प्रकट करना है उसी काम को करने या ना करने की। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑफर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ ऑफर की। ठीक है, ऑफर के काइंड्स को यहाँ पर चेक करो, कितने तरह के ऑफर होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे पहले पढ़ लें एक बार आप लोग, देखोगे काइंड्स ऑफ ऑफर में हाउ मेड, ऑफर कैसे करा जाएगा, फिर टू हुम मेड, किसके सामने किया जाएगा। तो देखोगे इस डायग्राम को, एक्सप्रेस ऑफर है अगर, ठीक है ना, तो देखेंगे अगर एक्सप्रेस ऑफर है तो चेक करें आप, देखोगे एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग या ओपन ऑफर, या काउंटिंग ऑफर, कई तरह के ऑफर है। तो यहां पर पहले बताया जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर, ये तरह तरह के आपके ऑफर बताए गए हैं। यहां पर देखोगे 1, 2, 3, 4 और 5 बताए गए आपको। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे जनरल ऑफर के बारे में। ध्यान रखोगे जनरल ऑफर क्या होता है, आ जाएंगे सब लोग फटाफट। देखोगे जनरल ऑफर क्या है, जनरल ऑफर क्या है, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, है ना, जो ऑफर आप किसी के सामने भी दे सकते हो, मतलब जनरल पब्लिक के सामने दे सकते हैं। हिंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर एक्ट, है ना। जैसे कि आपका एक केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, है ना। देखो इन टर्म ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्ट द ऑफर, यूनिट द जनरल ऑफर इज रिएक्टेड और विड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम। देखोगे ध्यान से, क्लास चल रही है, मैंने बोला जो बच्चा सीए फाउंडेशन में पास होगा मैं उसको 5,000 रुपीज का कैश प्राइज दूंगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे क्या हो गया, ये जनरल ऑफर हो गया। क्यों जनरल ऑफर हो गया, क्योंकि ये मैंने सभी बच्चों को दिया, किसी एक बच्चों को नहीं दिया। ठीक है ना, ध्यान रखोगे।
फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को खड़ा करूं, मैं बोलूं बेटा अगर तुम सीए फाउंडेशन की क्लास सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे, मैं तुमको 10,000 रुपीज दूंगा। तो ध्यान रखोगे ये क्या है, स्पेशल ऑफर है, क्योंकि ये केवल किसके लिए, उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। तो जनरल ऑफर की जब आप बात करोगे, जनरल ऑफर किसी को भी दिया जा सकता है ना। बट ध्यान रखोगे जब स्पेसिफिक ऑफर की बात आएगी, तो स्पेसिफिक ऑफर केवल आप किसको देंगे, केवल उस स्पेसिफाइड या स्पेशल पर्सन को देंगे जिसके सामने उस ऑफर को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे यहां तक। फिर यहां पर ध्यान रखोगे वोल्टन वर्सेस जोन्स का केस लॉ है इसमें, ठीक है ना। जब आप स्पेसिफिक या सर्टेन पर्सन के सामने ऑफर को रखोगे तो ये स्पेशल ऑफर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें फिर क्रॉस ऑफर क्या होता है। पढ़े सब लोग। When two party exchange identical offer in ignorance of the time of each other's offer, the offer is called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be constructed as acceptance of the another offer. ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है। एग्जाम्पल में आप इस बात को समझेंगे, इफ ए मेक अ प्रपोजल टू बी, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल, बी उस प्रपोजल के बारे में नहीं जानता है, बी बिना प्रपोजल को जाने हुए क्या कहता है, मेक एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एज ₹2 लाख फ्रॉम ए, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वाज नॉट अवेयर ऑफ प्रपोजल मेड बाय ए। तो यहां पर देखोगे बी उस ऑफर के बारे में अननोन था और उसने खुद बोला कि मैं आपकी कार को 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, क्योंकि बी को उस प्रपोजल के बारे में नॉलेज नहीं थी। इट इज ओनली अ क्रॉस प्रपोजल। ठीक है, एंड व्हेन टू पर्सन मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस। तो ऐसे केस में किसी भी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ऑफर से अवेयर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही क्या क्रॉस ऑफर है ना। मैं अपने सामान को बेचने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने गया था, दूसरे व्यक्ति ने खुद ही बोला भैया आप अपना सामान उतने में हमको बेच दो, है ना, क्योंकि दोनों लोग क्या अनभिज्ञ है, अज्ञान है, ठीक है ना, दोनों लोगों को उस बारे में पता नहीं है। फिर आगे आएंगे हम लोग, काउंटर ऑफर, व्हेन द ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। यहां पर देखो क्रॉस ऑफ और काउंटर ऑफर पेपर में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऑफरी जो ऑफर है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया है, क्वालिफाइड का मतलब कुछ कमियां होंगी तो क्या करा है, मॉडिफिकेशन करा रहा है, एंड variance in the term of original offer he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also called as conditional acceptance, है ना। जब ऑफर में कोई कंडीशन लग जाए, कोई कंडीशन हो जाए, ठीक है, या कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए ऑफरी के द्वारा, उसका टर्म कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखोगे ये माना जाएगा कि क्या हो गया है, ये ऑफर आपका काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, एग्जांपल में आप देखोगे ए ऑफर टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर ₹10 लाख, ए ने बी को ऑफर दिया मैं अपना प्लॉट 10 लाख का बेचूंगा, बी एग्री टू बाय ₹8 लाख, बी बोला मैं 10 लाख रुपए नहीं 8 लाख रुपए पे करूंगा। इट अमाउंट टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर टू ए, इफ लेटर ऑन बी एग्री टू बाय द प्लॉट फॉर ₹10 लाख, ए में रिफ्यूज। बाद में अगर वो उसको 10 लाख रुपए में पे करने के बाद या 10 लाख रुपए में खरीदने को बोलता भी है तो क्या मान लिया जाएगा, ये ऑफर रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया था और आपने पुनः ऑफर दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये क्या हो गया आपका, ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन और न्यू ऑफर का प्रपोजल। ठीक है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यू और ओपन ऑफर। टेंडर दैट आर इनवाइट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इच अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देखें स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, जब ऑफर एला ओपन हो, ठीक है ना, कोई भी पर्सन उसका एक्सेप्टेंस दे सकता है, तो आप उसको क्या नाम दोगे, उसको आप नाम दोगे स्टैंडिंग काउंटिंग ऑफर, जो ऑफर किसी के लिए भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसेंशियल ऑफर, वैलिड ऑफर, यहां तक सबको बातें क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं होगा वो लोग क्लास को पॉज करें फिर से एक बार देखें। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले इसेंशियल ऑफर, वैलिड ऑफर। ठीक है, तो देखें भाई इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बारे में
देखोगे सब लोग, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशन, है ना। देखोगे ये इसमें क्या है, आपका लीगल रिलेशन क्रिएट होगा। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशन नहीं एग्जिस्ट होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, अगर सोशल ऑफर है ना, या रिलीजियस कल्चर इस तरह की कोई एक्टिविटी है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। हम दो लोग मिलके घूमने जा रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं आया, क्या आप उसको जेल भेज दोगे या सूट फाइल करके रिकवरी क्लेम कर दोगे? तो ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपके सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, और वो लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इस मत बी सर्टेन डिफिनिट एंड नॉट वगे, ठीक है ना। ये क्या हो, सर्टेन हो, सर्टेन मतलब क्या है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये चीजें क्या है, सर्टेन है क्या? नहीं, कोई आदमी चांद तारे तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वो उसको करने की सर्टिनिटी हो, ऐसा ना हो कि जो आप कर नहीं सकते हो। आपने मान लो ऑफर किया, जिस वस्तु के संबंध में आपने ऑफर किया है, उस वस्तु में आग लग गई, जल गया, नुकसान हो गया, खत्म हो गई, तो ध्यान रखोगे अब तो वो चीज आपको मिल नहीं सकती है, तो ऑफर क्या हो जाएगा, आपका वाइड हो जाएगा। फिर डिफिनिट का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम पीरियड, है ना, फिक्स होना चाहिए, है ना। जो वस्तु है उसकी भी फिक्सेशन हो जाए, वो वस्तु क्या है, इन सब चीजों को डिफाइन करना चाहिए। वागेज का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बस हो गया, जो चीजें बस केवल सपनों में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑफर नहीं होने चाहिए, कि जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल बताया था, आप ऑयल परचेज करने जा रहे हो, आपको ऑयल क्या करना है, मेंशन करना है, ऑयल का नेचर क्या है, कौन सा ऑयल आपको परचेज करना है, ठीक है। फिर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, ऑफर, ध्यान रखोगे, एक केस लॉ था आपका यहाँ पर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लीडिंग केस लॉ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस लॉ में क्या डिफाइन किया गया कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट है, देखोगे यहाँ पर, अगर आपने ऑफर दिया है, अभी यहाँ केस लॉ क्या था, लालमन शुक्ला, पढ़े आप लोग एक बार, फैक्ट, जी फॉर गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, ठीक है ना। देखोगे गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को अपने भतीजे जो कि खो गया था उसको खोजने के लिए भेजा। देन ही अनाउंस दैट, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कोई मेरे भतीजे को लेके आएगा तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा, रिवार्ड प्रोवाइड करूंगा। लालमन ने उसको खोज लिया। इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, लालमन को उस अनाउंसमेंट के बारे में पता नहीं था, बाद में ये पता चला कि उस पर खोज के लाने पर अवार्ड था, उसने क्लेम किया, हेल्ड ही वाज नॉट इंटाइटेड टू रिवार्ड, ही डिड नॉट नो दी ऑफर। तो जब उससे पूछा गया क्या आप इस रिवार्ड के बारे में अवेयर थे, तो उसने बोला नो, है ना। तो बोला गया कि जब आप रिवार्ड के बारे में अवेयर थे ही नहीं, तो आपको रिवार्ड कैसा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे पॉइंट नंबर थर्ड को, ये जो केस लॉ है वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि ऑफर को कम्युनिकेट होना कंपल्सरी, अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं है तो ध्यान रखोगे ऑफरी के नॉलेज में नहीं है और ऑफर माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑप्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी, है ना। ऑफर जिसके सामने दिया गया, ऑफर मस्ट बी मेड विथ इन व्यू टू ऑप्टेनिंग एसेंट, ऑफर क्यों दिया जाता है, उस पर, उस पर्टिकुलर एक्ट पर आपकी सहमति के लिए। द अदर पार्टी एड्रेसेड एंड नॉट merely with a view to disclosing the intention of making an offer, ठीक है। ध्यान रखोगे उसका मेन एम क्या होता है, उस सामने वाली पार्टी को उसमें इंटर करवाना। इट में बी कंडीशनल, ऑफर पर, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म एंड कंडीशन बाय द ऑफर, ऑफर पर ऑफरर कोई भी टर्म कंडीशन लगा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 6 पढ़े सब लोग, 6 7 8 9, एक बार पढ़िए आप, बता रहा हूँ। बारिश की वजह से आज का क्लास नहीं चल पाएंगे ना। आज रेनी डे हो गया बच्चों, देखोगे आप लोग, तो आज क्लास हो नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी लोग अपने घर पर हैं वो लोग क्या करेंगे, वहीं से क्लास कर लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
चलो फिर देखोगे ऑफर शुड नॉट कंटेन इन टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। देखो कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड। देखो कि एग्जांपल नंबर 40 इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है, कह रहा है ए प्रपोज बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर ₹5,000 एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result into the contract. अब मैंने कहा कि अगर आपने ये ना माना, एक हफ्ते ये 3 दिन अगर आप क्लास कर लिए तो मैं मान लूंगा कि आपने हमारी क्लास को एक्सेप्ट कर लिया, आपको फीस सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या देखना है, जब तक ऑफरी अपनी सहमति अपनी कंसेंट रिटेन या लिखित रूप में या ओरली प्रोवाइड नहीं करता है ऑफरी के सामने, तो ध्यान रखोगे ये ऑफर नहीं माना जाएगा और इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि तो इसको इसमें केस लॉ भी है, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, आपके नोट्स में लिख दिया गया है, ठीक है, जो आपको नोट्स दिया गया वहां पर आप देखोगे, ठीक है। तो केवल मेंटली एक्सेप्ट करना ही नहीं ऑफर है, ठीक है। देखोगे अगला पॉइंट, ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर कैसे हो सकता है, अगर स्पेशल पर्सन के सामने दे रहे हो तो स्पेसिफिक हो गया, अगर सबके सामने दे रहे हो जनरल, अभी मैंने आपको बताया। तो ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऑफर आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो, है ना, ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इंप्लॉयड ऑफर क्या होता है, ये बात आप हमको बताएं, बताएं भाई। देखोगे एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जब आप ऑफर को शब्दों में या लिखित रूप में ओरली या रिटेनली आप एक्सप्रेस कर देते हो तो क्या हो जाता है, आपका एक्सप्रेस ऑफर हो जाता है। इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है, आप रास्ते में किसी का सामान पा गए हो, है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस तक वो सामान को पहुंचाओ, ये क्या हो गया, आपका इंप्लाइड ऑफर हो गया। वो लिखा नहीं कि कहीं पहुंचाना है, हमारा सामान, मैंने सामान गिरा दिया पहुंचाना है, बट आपकी जिम्मेदारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप उस व्यक्ति को उसका सामान प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंप्लॉयड ऑफर हो जाएगा। Offer is different from a mere statement of intention and invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement. देखोगे यहां से बार बार 20 मार्क्स से सवाल बीकॉम फर्स्ट ईयर में बन रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन में भी यहाँ क्वेश्चन रहेंगे, और देखोगे इसमें पॉइंट नंबर 1 है अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। एग्जांपल नंबर 42 इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज wish to make him the owner of all his property is mere statement of intention, है ना। एक पिता कह रहे हैं अपने बच्चे को, क्या कह रहे हैं वो, कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का ओनर बना दूंगा। अब फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, टू मेक हिम द ओनर, है ना, ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी, हम तुमको अपने पूरे, दुखी है मैंने मारा किसी बच्चे को, मैं बोला तुमको अपनी कोचिंग का मालिक बना दूंगा, है ना, खुश हो गया। ऐसा मैंने कहा, ऐसा मैंने किया क्या, तो ध्यान रखना है कथनी और करनी में अंतर है। 43 में एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। ध्यान रखोगे, मैं जो बच्चा 95% के एबव रिजल्ट लेके आएगा उसको क्या करूंगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूंगा। ये केवल क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ना कि क्या ये ऑफर है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। मैं सब्जी का ठेला लेके जा रहा हूँ, रास्ते में लोग आए बोले भैया सब्जी दो, मैं बोला मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मैं अपने खुशी के लिए ठेला लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो कि कोई सब्जी का ठेला लेने के लिए जरूरी नहीं वो बेचे, है ना, ध्यान रखो, उस हो सकता है वो अपनी खुशी के लिए ऐसा कर रहा हो, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। ऑफर और आंसर और क्वेश्चन में बहुत अंतर होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखेंगे इन दिस केस प्रीवी काउंसिल succinctly explain the distinction between offer and invitation to offer। यहां पर देखोगे ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना है हम लोगों को, ध्यान रखना है कि ऑफर, इसकी मैं एक पूरी अलग वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको केवल ये बताएगा कि ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग केवल इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइस का स्टेटमेंट देना केवल ऑफर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर को अपने अगले क्लास में
मेन टॉपिक बनाएंगे और यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ऑफर में सभी चीजें हो गई, बस एक टॉपिक आपका बाकी है, ठीक है। तो चलो ये सभी लोग इसको देख लोगे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे।